Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉइंट चार्ज्ड पार्टिकल के मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर पॉइंट चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसका पाथ कैसा होगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, पॉइंट चार्ज्ड पार्टिकल कहां पे मूव कर रहा है भाई? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी और कोई भी फील्ड नहीं होना चाहिए, केवल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। उस केस में किस पाथ पे मूव करेगा, उसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। टोटल 4 केसेस है बेटा, जिसमें से 3 केस हम यहाँ पे पहले डिस्कस कर रहे हैं। सो हेडिंग है पाथ ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन uniform magnetic field। First case when theta is equal to 0। अब ये थीटा है क्या बेटा? अगर हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे के पैरेलल, स्ट्रेट और इक्विस्पेस्ड है। ये हमारे बी का डायरेक्शन है। चार्ज पार्टिकल इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है, हमने कोई साइन नहीं दिया, यानी पॉजिटिव चार्ज ले रहा है। क्यू वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, तो ये जो एंगल थीटा है यानी वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल, इसी को हम थीटा कर रहे हैं। तो जब थीटा 0 होगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कितना? सवाल ये उठता है कि मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या है। फार्मूला है क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा 0 है तो साइन 0 होगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स 0 लगेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स 0 लगेगा तो नेट फोर्स 0 हो गया, क्योंकि और कोई फोर्स है नहीं, जैसा हमने पहले ही कहा था, और कोई फील्ड नहीं है, तो केवल मैग्नेटिक फोर्स हो सकता था, और वो हो गया 0। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा। या आप न्यूटन सेकेंड लॉ से देखें, फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, यानी जिस वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया था उसी वेलोसिटी से मूव करेगा। तो हमने थीटा इक्वल टू 0 पे प्रोजेक्ट किया, यानी हमने पार्टिकल को किस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया भाई? वेलोसिटी का डायरेक्शन वही है जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो इसी स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, यानी पॉइंट चार्ज विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी उसका स्पीड कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सेकेंड केस ले लिया, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से हम मैग्नेटिक फोर्स निकाले, क्यू वी बी साइन 180, साइन 180 इज 0, सो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया। यानी केस वही बना कि अगेन पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, लेकिन इस बार थीटा हमने 180 रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, तभी तो थीटा 180 होगा ना, क्योंकि थीटा किसके बीच का एंगल है? वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। सो वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स 0 हो गया, अगेन स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अब आते हैं थर्ड केस। थर्ड केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, और उसको बड़ा डिटेल में हमको डिस्कस करना होगा। नोट्स आप यहां से बनाना शुरू कर दीजिए।
सो थर्ड केस है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल क्या है भाई, 90 डिग्री। तो फोर्स हम निकालें तो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो ये फोर्स हो गया क्यू वी बी। अब ये फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, तो हमने वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या रखा भाई, 90 डिग्री। ओके, ये तो कंडीशन ही बता रहा ना, V और B के बीच का एंगल 90 डिग्री रखा है। और चूंकि जो फोर्स है वो वेक्टर फॉर्म में देखे तो Q V क्रॉस B है, यानी जो फोर्स होगा वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये है। तो फोर्स क्या होगा, हमेशा वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, और वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, यानी ये फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। और जब भी ऐसा होता है तो उस केस में पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, क्योंकि ये जो फोर्स है वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। सर्कुलर मोशन में भी आपने यही देखा होगा, जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो इस केस में क्या होगा, इन दिस केस एंगल बिटवीन V एंड B इज 90 डिग्री, वो हमने 90 डिग्री पे रखा, एंड F इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू V एंड B। जो फोर्स है वो V क्रॉस B के डायरेक्शन में होता, तो वो हमेशा V और B के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सो चार्ज पार्टिकल विल मूव ऑन सर्कुलर पाथ। इन केस में चार्ज पार्टिकल किस पाथ पे मूव करेगा बेटा, सर्कुलर पाथ पे। अब सवाल ये उठता है कि अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो उस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा और चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम किए जाते हैं। तो कुछ एक एग्जांपल हम लेते हैं कि जब सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो वो सर्कुलर पाथ क्लॉकवाइज मूव करेगा चार्ज पार्टिकल, या एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो एक एग्जांपल हम यहां दिखा रहे हैं। सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डॉट। डॉट का मतलब क्या हो बेटा, कि मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के परपेंडिकुलर और बाहर की ओर निकल रहा है। अगर आप अपने कॉपी के ऊपर देखेंगे तो कॉपी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, वर्टिकली अपवर्ड्स। यहां बी का डायरेक्शन दिखा रहा है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है। कॉपी चूंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, वर्टिकली अपवर्ड्स। अब यहां पे अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करो उससे कोई मतलब नहीं बेटा, चलेगा वो सर्कुलर पाथ पे। कैसे, जैसे देखो हमने यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया। अब देखो होगा क्या, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की ओर। देखो मैग्नेटिक फील्ड फिंगर से रिप्रेजेंट करेंगे बाहर की ओर, और वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में, थंब का डायरेक्शन यही करंट का डायरेक्शन हो जाएगा चूंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड्स। यहां फोर्स डाउनवर्ड्स लगेगा यानी टुवर्ड्स सेंटर। ये F हम दिखा रहे हैं। तो मान लो यहां कहीं सेंटर है तो ये ऐसे इस सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अब सपोज कर लो हम इसी को वेस्ट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दें, ये आपको समझ में आ गया, इस तरीके से मूव करेगा। क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, वेलोसिटी वेक्टर इधर है, तो ये टर्न करेगा इधर। जब यहां पे जाएगा चार्ज पार्टिकल, अब देखो फोर्स कैसे लगेगा, तो वेलोसिटी वेक्टर किधर है भाई, डाउनवर्ड। चार्ज पार्टिकल यहां पे आ गया तो वेलोसिटी वेक्टर किधर हो गया, डाउनवर्ड हो गया, v। फिर से वही रूल लगा है, देखो v डाउनवर्ड है और
फिंगर हमने फील्ड के तरफ किया बाहर, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी फोर्स ऐसे लगेगा। जब चार्ज पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा, ये इस तरीके से टर्न करते हो, अब वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा। अब देखो फोर्स किधर लग रहा है, अगेन टुवर्ड्स सेंटर लगेगा। V का डायरेक्शन यानी थंब का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। जब चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। अब देखो फोर्स कैसे लग रहा, तो ये हो गया V का डायरेक्शन, थंब का डायरेक्शन, फिंगर आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, फोर्स हमारे थंब के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो टुवर्ड्स किधर हो गया भाई, टुवर्ड्स राइट हो गया, राइट डायरेक्शन में, यानी राइट डायरेक्शन ये ले तो अगेन टुवर्ड्स सेंटर लग रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड हम डॉट ले या क्रॉस ले, चार्ज हमारा पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, चार्ज पार्टिकल इसी तरीके से सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। अब वो सर्कुलर पाथ क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। उस डायरेक्शन को निकालने के लिए हमको यही राइट हैंड पाम रूल यूज करना है, जैसे इसको हमने एक्सप्लेन किया बेटा। आगे का जो केस हम करने जा रहे हैं, 4 केस दिखाएंगे सर्कुलर पाथ का, उसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, एक ट्रिक बताएंगे समझने का, याद रखने का। लेकिन जैसे इसको एनालाइज किया, आप फिर से वीडियो को 4-5 मिनट रिवर्स करके देखेंगे और जो तरीका हमने बताया वही तरीका वहां पे लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फील्ड अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा तो वो क्लॉकवाइज मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। 4 केसेस एग्जाम में आते हैं, उन 4 केसेस को हम दिखा रहे हैं, वो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड या तो डॉट होगा यानी वर्टिकली आउटवर्ड्स, ये क्या हो गया भाई, फील्ड वर्टिकली आउटवर्ड्स हो गया। और या तो सेकेंड केस ले ले, फील्ड क्रॉस होगा। और भी डायरेक्शन पॉसिबल है, लेकिन भाई डायरेक्शंस तो यूनिफॉर्म फील्ड के बहुत सारे पॉसिबल हैं, लेकिन उनको बोर्ड पे हम ऐसे नहीं दिखा सकते जैसे इनको दिखा रहे हैं। फील्ड को तो हम दिखा सकते हैं, लेकिन जो सर्कुलर पाथ होगा उसको नहीं दिखा सकते। भाई फील्ड तो इधर भी हो सकता है, फील्ड इधर भी हो सकता है, फील्ड नॉर्थ में हो सकता है, फील्ड साउथ में हो सकता है। लेकिन अब जब चार्ज पार्टिकल को इसके परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करना, मान लो हमने चार्ज पार्टिकल को इसके परपेंडिकुलर ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, अब जो सर्कुलर पाथ होगा इस बोर्ड के प्लेन में नहीं लाई करेगा, क्योंकि फोर्स किधर लगेगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर। ये मान लो बी का डायरेक्शन और ये बी का डायरेक्शन है, दोनों के हमने बोर्ड के प्लेन में कर दिया, तो फोर्स क्या होगा, बोर्ड के परपेंडिकुलर, या तो इधर होगा या तो अंदर की ओर होगा। बेसिकली यहां देखें तो V क्रॉस B करे तो अंदर की ओर होगा, यानी सर्कुलर पाथ ऐसे होगा, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। उसको हम शो नहीं कर सकते, इसलिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब सपोज कर लो हमने पॉजिटिव चार्ज लिया बेटा, और पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, किसी भी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दो। होगा क्या कि जब कोई भी चार्ज सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो अपने खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जो हम ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, और उस फील्ड का हमने डायरेक्शन भी बताया कैसे होगा। तो इसका जो खुद का फील्ड होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आ रहा है, तो इसका जो खुद का फील्ड होगा वो अंदर की ओर होना चाहिए, यानी ये ऐसे मूव करेगा। थंब हमारा अंदर की ओर दिखा रहा है, ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, यानी क्लॉकवाइज मूव करेगा, यानी क्लॉकवाइज हम एक सर्कुलर पाथ बना दे, ऐसे मूव करेगा। ये होगा पॉजिटिव चार्ज के मोशन का डायरेक्शन। आप इसको कैसे भी प्रोजेक्ट करें उससे कोई मतलब नहीं है। यही अगर एक नेगेटिव चार्ज है,
और इसको हमने किसी भी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया। जैसे सपोज कर लो ये डॉट फील्ड है ना, यहाँ आपको हम दिखा दे रहे हैं एक बार निगेटिव चार्ज की। पॉजिटिव चार्ज का तो डॉट फील्ड हमने ऑलरेडी दिखा हुआ, ये है। अब सपोज कर लो हमने एक निगेटिव चार्ज लिया, ये निगेटिव चार्ज है, और इसको हमने ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया इस डायरेक्शन में, ये v का डायरेक्शन है, और ये डॉट जो दिखा है ये क्या, b का डायरेक्शन। देखो होगा क्या, अब b बाहर की ओर है, ये बाहर की ओर हमने b कर लिया फिंगर्स को। अच्छा, निगेटिव चार्ज ऊपर जा रहा है तो करंट किधर फ्लो करेगा, डाउनवर्ड फ्लो करेगा, तो ऐसे हो गया, यानी फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। ये हमने टुवर्ड्स लेफ्ट कर दिया, ये फोर्स का डायरेक्शन होगा। फोर्स का ये डायरेक्शन होगा तो फोर्स टुवर्ड्स सेंटर लग रहा होगा, हम कहीं पे भी सेंटर ले ले, यहाँ पे सेंटर ले ले, तो सेंटर ये है और चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, यानी इस तरीके से मूव करेगा, यही होगा ना भाई, चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। हमने क्या अभी तरीका बताया था कि जब भी चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो वो खुद का भी फील्ड बनाएगा, और उसका जो खुद का फील्ड होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब ये निगेटिव चार्ज सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसका खुद का फील्ड अंदर की ओर होना चाहिए, उसका खुद का फील्ड क्या होना चाहिए, अंदर की ओर होना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड बाहर की ओर है। तो ये कैसे अंदर की ओर फील्ड कब होगा, जब इस तरीके से मूव करे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव करे भाई, थंब हमारा देखो, थंब हमारा है, ये अंदर की ओर होना चाहिए, तो फिंगर को हम बेंड करें, ये करंट का डायरेक्शन होना चाहिए, यानी पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव करना चाहिए। लेकिन निगेटिव चार्ज का करंट क्या होता है, अगर इस तरीके से क्लॉकवाइज, तो निगेटिव चार्ज कैसे मूव करना चाहिए, उसके अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इसका मोशन होगा, तो निगेटिव चार्ज इसमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ये हो गया। ऐसे हमने क्रॉस फील्ड ले लिया और इसमें एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया जिसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया, किसी भी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया, उससे कोई लेना देना नहीं है, पाथ होगा सर्कुलर या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वही हमको देखना है। तो इसमें फील्ड कैसे है, अंदर की ओर, यानी इस चार्ज का फील्ड किधर होना चाहिए, बाहर की ओर, यानी ऐसे होना चाहिए, यानी ये कैसे मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये इस तरीके से मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसको देखना चाहते तो यहां पे हम दिखा सकते हैं, हमने क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ले लिया बेटा, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड्स आपके नोट्स के ऊपर, बोर्ड के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनवर्ड है, ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी। अब चार्ज पार्टिकल को किसी भी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमने चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज ऐसे दिखाया और इसको हम डाउनवर्ड प्रोजेक्ट कर दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे देखें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज का टेंजेंशियल डायरेक्शन ये होगा, और यहाँ पे फिर हॉरिजॉन्टल ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यहाँ पे टुवर्ड्स ईस्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया, देखिए कैसे एंटी क्लॉकवाइज बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या, इनवर्ड, फिंगर को हमने इनवर्ड किया, और थंब का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होना चाहिए, ये हो गया, यानी फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स राइट, फोर्स इधर लगेगा, यानी सेंटर यहां कहीं होगा। अच्छा, सेंटर यहां है और ये इस तरीके से टेंजेंशियल डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ऐसे एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर दे तो ये ऐसे जा रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो वो देखो, वो भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। मेन हमको क्या देखना है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे तो वो खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा,
यहां पे देखें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, यानी जो इस पॉजिटिव चार्ज का वो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होना चाहिए। हमने थंब को ऐसे किया आउटवर्ड, फिंगर को बेंड करें, जो फिंगर का डायरेक्शन होगा वही करंट का डायरेक्शन होगा। तो फिंगर का डायरेक्शन देखिए एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, यानी करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो करंट के डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऐसे कोई नेगेटिव चार्ज हम ले लें, अब इसको प्रोजेक्ट हम करें, किसी भी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो फील्ड इनवर्ड है, यानी इसका खुद का फील्ड क्या होना चाहिए, आउटवर्ड। तो फील्ड आउटवर्ड होना चाहिए, थंब हमने आउटवर्ड किया। अब फिंगर को बेंड किया तो फिंगर क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी करंट एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन ये निगेटिव चार्ज है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये इस तरीके से मूव करेगा बेटा, इसके मोशन का ये डायरेक्शन हो गया। ये 4 बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एग्जाम में, नीट के एग्जाम में ये पूछा जाता है। मेंस एडवांस्ड में तो नहीं पूछा जाएगा बेटा, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वहां पे ये आपको अपने आप निकालना होगा, पूछा नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये तो डायरेक्शन की बात हो गई भाई कि फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अब चार्ज पार्टिकल का रेडियस क्या होगा और टाइम पीरियड क्या होगा, इन 2 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमको रेडियस और टाइम पीरियड पता है, तो टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगा। अच्छा, फिर वेलोसिटी हमको पता है तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, लीनियर मोमेंटम, बहुत सारी चीजें निकाली जा सकती है। तो इंपॉर्टेंट 2 ही चीज है, एक उसका रेडियस और दूसरा टाइम पीरियड। तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, एक हम केस कंसीडर करते हैं, और केस यह है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब इसमें किसी चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज को हमने ले लिया और पॉजिटिव चार्ज को प्रोजेक्ट कर दिया। पॉजिटिव चार्ज को प्रोजेक्ट करेंगे तो फोर्स हमेशा क्या होगा भाई, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहां पे हम पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, Q है इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कैपिटल V है, इसको हमने वेलोसिटी V दे दिया, इस डायरेक्शन में दे दिया वेलोसिटी V। फील्ड इनवर्ड है, यानी इस पॉजिटिव चार्ज का फील्ड आउटवर्ड होना चाहिए, आउटवर्ड होना चाहिए यानी एंटी क्लॉकवाइज मोशन होना चाहिए करंट का। तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसका भी एंटी क्लॉकवाइज मोशन होगा। एक हमने सर्कुलर पाथ बना लिया ऐसे। अब ये फोर्स लग किधर होगा, टुवर्ड सेंटर, ये सेंटर का डायरेक्शन F, ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है भाई F सबस्क्रिप्ट B, और सर्कुलर पाथ का रेडियस हम मान ले कैपिटल R, यहां से ये रेडियस क्या हो गया भाई, कैपिटल R। इस मोमेंट पे चार्ज्ड पार्टिकल पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दें। सो अप्लाइंग क्या लगा दिया भाई, अप्लाइंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ फार्मूला होता है F इज इक्वल टू ma, और F क्या, मैग्नेटिक फोर्स, और वो हमने निकाला हुआ QVB, ये देखो यहां पे निकाला हुआ 90 डिग्री के लिए QVB। सो QVB इज इक्वल टू M। अब A क्या ले हम बेटा, तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाई आर। सो v स्क्वायर बाई आर।
यहां से एक v कैंसिल आउट हो गया, सो r इज इक्वल टू mv अपॉन qb। ये रेडियस हो जाएगा उस सर्कुलर पाथ का जिस पे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। टाइम पीरियड क्या होगा? तो टाइम पीरियड इट इज अ टाइप ऑफ टाइम। टाइम पीरियड क्या भाई? टाइप ऑफ टाइम। क्या? एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगा, तो एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितना चला और उसका स्पीड क्या है। एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस चला 2 पाई r अपॉन स्पीड v, क्योंकि v कांस्टेंट रहने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल पे, अगर लगता है जैसा कि इस केस में लग रहा है, वो फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा? हमेशा जीरो, यानी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, यानी स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, तो स्पीड इसका कांस्टेंट है। अब r का ये वैल्यू यहां पे हम पुट कर दें, सो t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन v इंटू mv अपॉन qb। ये v और v कैंसिल आउट हो गया, यानी t इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 पाई m अपॉन qv। ये दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट फार्मूले बेटा, इनको एक बार समझ लिया जाए, फिर इन्हीं के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। जो पार्टिकल का रेडियस है वो वेलोसिटी पे यानी स्पीड पे डिपेंड करेगा। चार्ज पार्टिकल का मास ज्यादा होगा तो रेडियस ज्यादा होगा, यानी प्रोटॉन का रेडियस इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा। सेम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे दोनों पे चार्ज सेम है, तो मास ज्यादा होगा तो रेडियस ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगा तो रेडियस ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा होगा पार्टिकल पे तो रेडियस कम हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो रेडियस कम हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों को कंपेयर करें तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल रहा है। चार्ज पार्टिकल का स्पीड बढ़ा देंगे तो रेडियस बढ़ जाएगा, लेकिन टाइम पीरियड वही रहेगा, टाइम पीरियड नहीं चेंज करेगा। उसका रीजन ये बेटा कि अगर स्पीड बढ़ा रहे हो तो रेडियस बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ा रहे हो तो क्या होगा? रेडियस बढ़ जा रहा है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ज्यादा स्पीड पे, लेकिन टाइम पीरियड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सेम यूनिफॉर्म फील्ड में अगर हम 100 इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट करें अलग अलग स्पीड से, सबका रेडियस अलग अलग होगा, लेकिन सबका टाइम पीरियड क्या होगा? सेम होगा। यानी टाइम पीरियड चार्ज का प्रॉपर्टी है। चार्ज का मास क्या है और उस पे चार्ज कितना है, उसके स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। वैसे देखें तो टाइम पीरियड, मास बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा। तो ये दो फार्मूले हैं और इन्हीं पे हमको क्वेश्चंस करना है। उस क्वेश्चन को करने के पहले कुछ एक चार्ज पार्टिकल के मास और चार्ज के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है, रेडियस और टाइम पीरियड का कंपैरिजन आता है। दो चार्ज पार्टिकल को सेम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्रोजेक्ट कर दिया, तो उनके रेडियस का रेशियो क्या होगा और उनके टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा, यही फाइंड आउट करने के लिए आता है। तो उन चार्ज पार्टिकल का मास क्या होता है और चार्ज क्या होता है, ये हमको समझना जरूरी है। इसके लिए हम यहां पे आपको लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। एक दूसरे के एंटी पार्टिकल है बेटा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का अगर मास m ले तो पॉजिट्रॉन का भी मास m लेंगे, सेम मास होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -e है
तो इस पे चार्ज प्लस ई या सिंपली ई होगा, पॉजिट्रॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के लिए। अब इसके अलावा हम कंसीडर करेंगे प्रोटॉन, दूसरा पार्टिकल हम ले रहे हैं ड्यूट्रॉन, तीसरा पार्टिकल ले रहे हैं ट्रिटियम, और चौथा पार्टिकल ले रहे हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल आप जानते हैं हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो प्रोटॉन का मास m अगर हम कंसीडर करें तो ड्यूट्रॉन का मास 2m लेंगे, ट्रिटियम का मास 3m लेंगे, अल्फा पार्टिकल का मास 4m लेंगे। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको अगर हम E कंसीडर करें तो ड्यूट्रॉन पे भी चार्ज E होगा, ट्रिटियम पे भी चार्ज E होगा, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2E होगा। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, तभी आप टाइम पीरियड और रेडियस का रेशियो निकाल सकते हैं इनका। अब क्वेश्चंस क्या बनते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया भाई आज का थियरी। इन्हीं पे अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा। सर्कुलर पाथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज तो जो हम डिस्कस करेंगे वो सिंपल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, यानी मेडिकल लेवल और बोर्ड लेवल के लिए डिस्कस करेंगे। बाकी उसके अलावा एडवांस्ड लेवल और मेंस लेवल के क्वेश्चंस नेक्स्ट किसी क्लास में डिस्कस करेंगे, जब हम इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे। तो उस केस में सर्कुलर पाथ के जो टफ क्वेश्चंस बनते बेटा उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले एक और केस बच रहा है, चौथा केस इलेक्ट्रिक इसका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के मोशन का एक चौथा केस बच रहा है, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे प्रॉब्लम्स पे आएंगे। तो पहले इनका सिंपल केस देख लेते हैं या फिर पहले हम चौथा केस ही करा लें। फोर्थ केस क्या है, यानी हेडिंग हमारा वही है बेटा। हेडिंग हमारा क्या है, पाथ ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसमें 3 केस हमने किया, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 180 और थर्ड थीटा इक्वल टू 90। कुछ एक बुक्स में हम देखते हैं वो लिखा होता है थीटा इक्वल टू 270 डिग्री बेटा। वो गलत चीज है, एब्सर्ड चीज है। किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल मैक्सिमम 180 हो सकता है। वो कहना क्या चाहते हैं हम दिखा रहे हैं। मान लो वेलोसिटी वेक्टर का ये डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, तो वो कहते हैं ये थीटा 270 डिग्री है। अब चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा। तो बेसिकली थीटा हम लेते क्या है, दो वेक्टर के बीच में। ये लाइन नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के बीच का एंगल ऐसे हम दिखा रहे हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। मान लो हमने ऐसे दिखा दिया, दूसरा वेक्टर बी। तो इनके बीच दो पॉसिबल एंगल है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। इन दोनों के बीच का एंगल इसको हम कंसीडर करेंगे कि क्योंकि ये 180 डिग्री से कम है, ये एंगल ए और बी के बीच का एंगल नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो 180 डिग्री से ज्यादा है। तो अगर कोई पूछ भी रहा है कि 270 डिग्री है, अब पाथ कैसा होगा, तो बेसिकली वो 90 डिग्री है। और 90 डिग्री में क्या होगा, सर्कुलर पाथ होगा, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट केस हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि लास्ट केस है। थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री। थीटा क्या है बेटा, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। भाई 90 डिग्री पे सर्कुलर पाथ होगा और 0 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा। तो अगर इन दोनों के बीच में है
तब चार्ज पार्टिकल किस पाथ पे मूव करेगा उसको हमको बताना है। तो यहाँ पे फिगरेटिवली हम दिखा रहे हैं, ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी है। कैपिटल बी। अब हमने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल को यहां पे प्रोजेक्ट किया भाई। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, ऐसे पॉइंट चार्ज बना रहे, क्यू हमने लिखा, यानी ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, कोई साइन नहीं दिया अगर चार्ज को तो वो अंडरस्टूड है पॉजिटिव चार्ज है। और उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही है ना, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया v वेलोसिटी। किस एंगल पे भाई, थीटा एंगल पे। अब हमको बताना कि ये किस पाथ पे मूव करेगा। तो हम थीटा इक्वल टू 0 के लिए जानते हैं स्ट्रेट लाइन पे, और थीटा इक्वल टू 90 के लिए सर्कुलर पाथ पे। इस वेलोसिटी को हम रिजॉल्व कर ले तो एक कंपोनेंट ये आ गया बेटा, जो फील्ड के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है वो क्या होगा, v cos थीटा। और दूसरा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर बना, ये क्या होगा, v sin थीटा। क्या हो गया भाई, ये v sin थीटा। अगर मान लो केवल v cos थीटा होता तो किस पाथ में मूव करता, स्ट्रेट लाइन। अगर केवल v sin थीटा होता तो किस पाथ पे मूव करता, सर्कुलर पाथ पे मूव करता, और उसका सेंटर ये पॉइंट हो जाता भाई, सर्कुलर पाथ पे मूव करता। और इस वेलोसिटी से, या हम ये कहें इस स्पीड से, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज करेगा, सेंटर तो ये पॉइंट नहीं होगा बेटा, हमने इस स्पीड से अगर परपेंडिकुलर, v के परपेंडिकुलर केवल इसी को कंसीडर करें तो किस पाथ पे मूव करेगा, सर्कुलर पाथ पे। और केवल ये वाला वेलोसिटी कंपोनेंट होगा तो किस पाथ पे मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन पे। अब हम क्या करें, इस दोनों मोशन को कंबाइन कर दें। कैसे कंबाइन करेंगे भाई, कंबाइन करने का बेटा हमारा तरीका ये होगा कि ये चार्ज पार्टिकल के पास अगर दोनों मोशन है तो जो सेंटर है चार्ज पार्टिकल का वो v cos थीटा से आगे की ओर मूव करेगा, और उस सेंटर के चारों तरफ ये जो चार्ज पार्टिकल है इस स्पीड से सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। समझ में आ रही है हमारी बात। हम क्या कह रहे भाई, जो सेंटर है, चूंकि दोनों मोशन हो रहा है, ये भी मोशन हो रहा है और ये भी मोशन हो रहा है, इसके वजह से पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चलेगा और इसके वजह से पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलेगा। अब हम क्या करें कि ये स्ट्रेट लाइन ऐसे है, इसके टिप को सपोज कर ले, या चार्ज पार्टिकल ये है, ये वाला चौक हम ले लें, ये स्ट्रेट लाइन पे ऐसे जा रहा है। अच्छा, केवल सर्कुलर पाथ होता तो ऐसे सर्कुलर पाथ पे चलता। अब दोनों हम कंबाइन करेंगे तो ये सर्कुलर पाथ पे भी चलेगा और आगे भी बढ़ रहा है। यानी हम क्या कर सकते हैं कि जो सेंटर है वो v cos थीटा से आगे बढ़ रहा है और चार्ज पार्टिकल उसी सेंटर के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे इस वेलोसिटी से घूम रहा है। यानी इस दोनों मोशन को कंबाइन कर दें तो जो हमारा सर्कुलर, जो जिस पाथ पे चलेगा बेटा, इसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ऐसे पाथ पे मूव करेगा। और ये जो पाथ है बेटा, इसको हेलिकल पाथ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, हेलिकल पाथ पे मूव करेगा। हेलिक्स यानी जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को आपने शेप देखा, उसी पाथ पे ये इस तरीके से मूव कर रहा होगा, यानी ये इस तरीके से मूव कर रहा होगा बेटा। ये ऐसे गया, ऐसे आया, तो इस तरीके से, अब हर जगह तो दिखाने में टाइम लगेगा, इस तरीके से ये मूव कर रहा होगा भाई। ये यहाँ पे ऐसे हो गया, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, तो इस तरीके से मूव कर रहा होगा, हेलिकल पाथ पे मूव कर रहा होगा। सो अब लिखें इसको हम, इस केस में क्या होगा,
particle will move on helical path. पार्टिकल किस पाथ पे मूव करेगा बेटा? हेलिकल पाथ पे मूव करेगा। बेसिकली ये जो शेप बनाया है, स्प्रिंग का शेप है, इसको हम हेलिक्स कहते हैं। HELIX, हेलिक्स, उसी का एडजेक्टिव हो गया हेलिकल पाथ। सो चार्ज पार्टिकल विल मूव ऑन हेलिकल पाथ। अब इस हेलिकल पाथ का एक कैरेक्टरिस्टिक है रेडियस। इस हेलिकल पाथ का रेडियस क्या होगा? सो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेडियस क्या होगा, ये हमको निकालना। दूसरा पिच। पिच का मतलब क्या हो बेटा कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब चार्ज पार्टिकल लेगा तो वो एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? पिच। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में एक्सिस के अलोंग, हेलिकल पाथ के एक्सिस के अलोंग कितना मूव किया, उसको हम क्या कहते हैं? पिच। तो हमको रेडियस निकालना है, पिच निकालना है और टाइम पीरियड निकालना है। पाथ कौन सा होगा चार्ज पार्टिकल का? हेलिकल पाथ। तो अब रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? न्यूटन्स सेकेंड लॉ लगाएंगे। सो अप्लाइंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन्स सेकेंड लॉ। सो न्यूटन सेकेंड लॉ लगाए हम बेटा। जिस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उस पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाए। F इज इक्वल टू ma। किस डायरेक्शन में लगा रहे बेटा? टुवर्ड्स सेंटर लगा रहे, ये ध्यान रखना, टुवर्ड्स सेंटर लगा रहे। तो टुवर्ड्स सेंटर जो फोर्स लग रहा होगा वो मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा होगा टुवर्ड्स सेंटर? QVB साइन थीटा। QV क्या हो जाएगा भाई? VB QV क्या हो जाएगा? V साइन थीटा। V साइन थीटा। तो ये हो गया QV, फिर B। अब B और V साइन थीटा के बीच का एंगल क्या है? ये देखो B का डायरेक्शन है और V साइन थीटा का ये डायरेक्शन है, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, यानी वो हो गया साइन 90 इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो m सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ना, तो v स्क्वायर अपॉन r। v क्या है सर्कुलर पाथ का? v साइन थीटा। सो v साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन r। सो ये v साइन थीटा और ये v साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, यानी जो रेडियस हो गया बेटा इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया, ये कैपिटल R लिख लीजिए, कैपिटल R। सो रेडियस R इज इक्वल टू क्या हो गया? mv साइन थीटा अपॉन QB। ये होगा हेलिकल पाथ का रेडियस। बेसिकली जो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करते हुए आगे बढ़ रहा, तो जो जैसे स्प्रिंग आपने देखा होगा, तो स्प्रिंग एक सिलिंड्रिकल शेप का, तो उसका रेडियस क्या होगा? वही रेडियस ये होगा mv साइन थीटा अपॉन QB।
यानी जो सर्कुलर पाथ के लिए रेडियस हमने निकाला था r इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, यही आया था ना। तो यहाँ पे सर्कुलर पाथ पे किसके वजह से मूव कर रहा, v साइन थीटा से, तो यहाँ पे v की जगह v साइन थीटा लिख दिया, ये आंसर आ गया। डेरिवेशन ये हो गया। अब निकालते हैं पिच। तो पिच निकालने के पहले हमको टाइम पीरियड निकालना होगा। सो टाइम पीरियड कैपिटल टी, दूसरा डेरिवेशन, ये तो बेटा रेडियस के लिए डेरिवेशन था। अब टाइम पीरियड के लिए डेरिवेशन करें तो टाइम पीरियड का डेरिवेशन क्या होगा, जैसे पीछे हमने किया था, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अपॉन किस स्पीड से ट्रेवल किया। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में चार्ज पार्टिकल जिस सर्कुलर पाथ पे चल रहा होगा उस पे डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2 पाई आर अपॉन किस स्पीड से उस सर्कुलर पाथ पे चल रहा भाई, v साइन थीटा से, v साइन थीटा। अब ये जो r का वैल्यू है बेटा ये यहाँ पे पुट कर दो। टाइम पीरियड रिजल्ट हम यहाँ लिख दे रहे हैं t इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी, यानी यहाँ पे भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही आया जो कि सर्कुलर पाथ पे चल रहा था, यानी किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया उस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये आ गया हमारे टाइम पीरियड का फार्मूला। अब पिच का फार्मूला डिराइव करते हैं। तो पिच इज इक्वल टू क्या हो भाई, पिच कैसे डिफाइन किया है, अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए इसका डेफिनेशन। पिच ऑफ हेलिकल पाथ, इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज्ड पार्टिकल along axis of helical path when it completes one revolution। एक रिवोल्यूशन में एक्सिस के along जितना डिस्टेंस चला, तो एक टाइप का डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड क्या है पिच के डायरेक्शन में, पिच के डायरेक्शन में स्पीड क्या है, एक्सिस के along v cos थीटा। तो v cos थीटा इनटू टाइम कितना लगेगा बेटा, कैपिटल टी, टाइम पीरियड के बराबर। तो कैपिटल टी का वैल्यू यहाँ पे हमने निकाला, यहाँ पुट कर दे। तो जो पिच का फार्मूला हो गया, पिच इज इक्वल टू 2 पाई एम वी कॉस थीटा अपॉन क्यू बी। ये हो गया हमारा पिच का फार्मूला। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे बेटा। अगर आपसे कोई ये पूछे कि यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में, ध्यान देना, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पार्टिकल का पाथ क्या होगा, आंसर है पैराबोलिक। ये आप लिखते जाना। यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी पार्टिकल या बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो उसका पाथ क्या होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। ये ऑलरेडी आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन, किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज्ड पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, आंसर होगा पैराबोलिक। ध्यान देना भाई, पैराबोलिक पाथ होगा। ये भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाए हुए हैं, आप अगर रिवाइज करेंगे तो एक प्रॉब्लम हमने कराया हुआ है। बेसिकली जो पैराबोलिक पाथ है, अगर हम किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करें तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन पे जाएगा, फिर वापस चला आया। वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करें तो ऐसे चला जाएगा। ये ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड की। और किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो ऐसे जाएगा। तो जो हमने आंसर क्वेश्चन पूछा था कि यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में बॉडी का पाथ क्या होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। ये दोनों स्ट्रेट लाइन उसी के स्पेशल केस है
एग्जाम में आप कंफ्यूज मत करना बेटा जब ये पूछा जाएगा, कि ये नहीं सोचना कि क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं कि वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया या वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया। जनरल आंसर हम क्या कहेंगे, पैराबोलिक पाथ। ये इसी पैराबोलिक पाथ के स्पेशल केस है। तो वैसे ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। अब आपसे पूछा जाए कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या होगा, आपको आंसर क्या देना, क्योंकि आपने तो 4 केस पढ़ लिया। अब एग्जाम में यहां से कंफ्यूजन शुरू होता है कि भाई हमने तो 4 केस पढ़ा है, इसमें पूछ कौन सा रहा है। तो जब भी ये पूछा जाएगा बेटा, आपको आंसर देना है हेलिकल पाथ, यूनिफॉर्म। इसको आप नोट कर लेना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अदरवाइज भूल जाओगे, क्योंकि ये लेक्चर आप बार बार नहीं दे सकते। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या होगा, हेलिकल पाथ होगा। सो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म, ये ध्यान रखना बेटा, यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज हेलिकल। हाँ, एंगल वगैरह दिया रहेगा तब तो आप बता सकते हैं स्ट्रेट लाइन वाला सर्कुलर पाथ और हेलिकल पाथ, लेकिन अगर कुछ नहीं दिया तो हम क्या कहेंगे, हेलिकल पाथ। इसका मतलब जो सर्कुलर पाथ है और स्ट्रेट लाइन पाथ है, दोनों इस हेलिकल पाथ का स्पेशल केस है, यानी यहां से उनको हम डेराइव कर सकते हैं। तो डेराइव कैसे कर सकते हैं देखते हैं। अगर थीटा इक्वल टू 0 रख दें तो किस पाथ में मूव कर रहा है भाई, स्ट्रेट लाइन, यानी रेडियस क्या हो जाएगा 0। इस हेलिकल पाथ का रेडियस 0 कर दे तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे देखते हैं, थीटा इक्वल टू 0 या 180 कुछ भी पुट करिए, आर क्या हो गया 0, यानी स्ट्रेट लाइन इसी हेलिकल पाथ का स्पेशल केस है। अगर थीटा इक्वल टू 90 पुट कर दे तो सर्कुलर पाथ पे चलना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं आता है कि नहीं। तो थीटा इक्वल टू 90 पुट कर दे तो mv अपॉन क्यू भी रेडियस आ गया। पिच क्या होना चाहिए 0, भाई ये पिच 0 हो जाएगा तो आगे बढ़ेगा नहीं, केवल सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। तो थीटा इक्वल टू 90 पुट कर दिया तो पिच क्या हो गया 0 हो गया, यानी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। इसका मतलब इन जनरल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ पे मूव करता है। अब एंगल दिया है तो हम स्पेशल केसेस बता सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन होगा या सर्कुलर पाथ होगा। एक और पॉइंट डिस्कस करना बेटा, यहाँ पे हमको कुछ एक स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा कि भाई सर ने यहाँ थीटा इक्वल टू 0 टू 90 क्यों लिया है, जबकि सर ने अभी बताया था कि जो थीटा है वो 0 से 180 तक कुछ भी हो सकता है। तो थीटा इज इक्वल टू 90 से ज्यादा हो, 180 से कम हो, तो उस केस में चार्ज पार्टिकल किस पाथ पे मूव करेगा। तो आपका ये सोचना सही है, क्योंकि ये किसी बुक में भी जनरली नहीं मिलता है। तो इसका केस हम लिख देते हैं, वो चौथा केस है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। भाई 180 डिग्री पे तो स्ट्रेट लाइन होगा मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट, और 90 डिग्री पे सर्कुलर पाथ होगा। लेकिन अगर इसके बीच का एंगल क्या होगा, एंगल होगा, तब किस पाथ में मूव करेगा, आंसर एकदम यही हेलिकल पाथ होगा बेटा। उसके रेडियस, टाइम पीरियड और पिच का फार्मूला वही होगा जो हमने डिराइव किया था। बस डिफरेंस ये आ जाएगा कि इस केस में हेलिकल पाथ का जो डायरेक्शन है फील्ड का डायरेक्शन, यानी अल्टीमेटली चार्ज पार्टिकल फील्ड के ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। उस केस में फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, यानी ये इस तरीके से हमने, ये फील्ड का ये डायरेक्शन है और हमने चार्ज पार्टिकल को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया, ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर प्रोजेक्ट कर दिया। तो अब इसको हमने इधर नहीं,
ऐसे प्रोजेक्ट किया ना, ये पॉजिटिव चार्ज है हमारा और हमने ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया। तो ये जो बी का डायरेक्शन है वो ये है और वी का डायरेक्शन ये है, तो ये इस तरीके से हो गया, थीटा ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, ये मूव करेगा ऐसे। तो इस केस में भी हेलिकल पाथ पे ही मूव करेगा, लेकिन हेलिकल पाथ का जो एक्सिस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा और अल्टीमेटली चार्ज पार्टिकल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ऐसे ही अगर हमारा चार्ज पार्टिकल निगेटिव है, जैसे यहीं पे हम निगेटिव चार्ज पार्टिकल लेते हैं, तो केवल डायरेक्शन चेंज कर जाएगा, मूव ऐसे ही करेगा। डायरेक्शन जो हेलिकल पाथ बनेगा वो ऐसे क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज, वही डायरेक्शन चेंज करेगा। इसमें भी अगर निगेटिव चार्ज ये होता तो मूव तो ऐसे ही करता फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, बस क्लॉकवाइज मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, उस पे इफेक्ट आएगा। तो ये हो गया हमारा बेटा आज का टॉपिक, पाथ ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कल के क्लास में हम इन्हीं पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो सर्कुलर पाथ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो पहले हम सर्कुलर पाथ के न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे और फिर हेलिकल पाथ के न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम इजी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेटा, यानी बोर्ड लेवल और नीट लेवल। उसके बाद उसी लेक्चर में हो सकता है मेंस लेवल एडवांस्ड लेवल के आ जाए या फिर नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। सो कीप रिवाइजिंग दिस टॉपिक्स and take good care of yourself. We will meet again on next turn. Thank you for your concentration on the subject, on the topic. Bye bye. Godspeed and bon voyage.